नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। अगले आधे घंटे में आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो इस शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी अपने सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो mfhelpline@zmedia.slgroup.com इस आईडी पर अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद बाजार में तेजी लौटी है और अच्छी खरीदारी आज मार्केट में देखने को मिली है। सेंसेक्स में 400 अंकों से ज़्यादा की बढ़त थी और निफ्टी में भी 100 अंकों से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। और किस तरह का एक्शन था आज मार्केट में, ये बताने के लिए रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, बताइए। एक्सपायरी का हफ्ता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्यूज देखें, एशियन मार्केट से कोई बहुत बड़ी गिरावट के संकेत नहीं मिल रहे थे। हालांकि अमेरिकन मार्केट्स ओवरनाइट टूटे थे, लेकिन आप पॉजिटिविटी देखिए आज मार्केट पे सुबह से ही थी और दिन की शुरुआत से ही खरीदारी बनी। अंत में 132 अंक चढ़ा निफ्टी। इंसेक्स में 470 पॉइंट्स का जोरदार उछाल देखने को मिला और जो सपोर्ट कर रहा था वो आज सरप्राइज था। आज बैंकिंग शेयर्स का पार्टिसिपेशन जबरदस्त था। सरकारी बैंक्स प्रोमिनेंटली, इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों ने भी रफ्तार पकड़ी। 2.5% के आसपास निफ्टी बैंक में रिटर्न मिले। लेकिन आप निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स देखिए, 5% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, जहां पर सबसे ज्यादा बिकवारी हो रही थी, सबसे ज्यादा नेगेटिव खबरें थी, वही पॉकेट आज उछल गया। निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा चढ़ा वो था येस बैंक और एसबीआई। रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग थे, 5% के ऊपर के। बजाज फाइनेंस और जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स में मूव पॉजिटिव। गिरावट थी विप्रो, गेल, एचपीसीएल और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में। आज गिरावट की सूची बहुत कम थी क्योंकि मार्केट पे ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही थी अक्रॉस द सेक्टर्स, जिसमें बैंकिंग, सरकारी बैंकों पे आज जबरदस्त खरीदारी थी। कैनरा बैंक 10% से ज्यादा चढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, यूनियन बैंक में रिटर्न शार्प थे। इसके अलावा ऑटो शेयर्स ने रफ्तार पकड़ी, जिसमें मारुति सुजुकी, एमएनएम और टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स पे आज पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हुई। एनबीएफसी एज अ पॉकेट चला। पंजाब, पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स और जीआईसी हाउसिंग, परसेंट टेक सॉल्यूशंस, ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस, न्यूक्लियर सॉफ्ट और एलएनटी टेक जैसे स्टॉक्स पे मूव पॉजिटिव। और मेटल शेयर्स आज अच्छा पार्टिसिपेशन था सेल, टाटा स्टील और वेदांता की ओर से। और कुछ स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी में जिसमें केसीपी शामिल था। इसके अलावा आर्चीज और मिर्जा इंटरनेशनल, सीईएससी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो स्मॉल कैप मिड कैप को आउटशाइन करते हुए नजर आए। तो छोटे मझोले शेयरों में आज अच्छी तेजी थी। इसके अलावा सरकारी बैंक और मेटल शेयरों से भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। चलिए, वक्त है दर्शकों को भी शामिल करने का। आज हमारे साथ सूर्या भाटिया जुड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सूर्या, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए आज। और हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। संतोष ठाकुर, ये हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं। संतोष, नमस्कार। संतोष जी, सुन पा रहे हैं हमें? जी संतोष, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने एक्चुअली जो मेल पे भी बताए हैं आपको, 3-4 फंड मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इसमें एक एचडीएफसी इक्विटी का है, इसमें मैं एक्चुअली 2 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था, इसमें 1000 पर मंथ। बाकी 2-3 और हैं जिनमें अभी अभी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। करीब 9000 रुपए प्रति माह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये रकम आप बढ़ा भी सकते हैं आने वाले समय में? जी मैम। ओके, चलिए सूर्या जी क्या सजेस्ट करेंगे? 4 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और इनका सवाल ये है कि क्या कुछ और भी फंड्स आप इन्हें सजेस्ट करेंगे आगे चलकर? देखिए, 4 फंड्स का सिलेक्शन किया है संतोष जी आपने। आपके पास एक बैलेंस फंड है, एक लार्ज कैप है, एक मल्टी कैप और एक मिड कैप है। और अभी आपकी जो सेविंग है प्रति माह की वो आप कर रहे हैं 4500 रुपये के हिसाब से। थोड़ा बैलेंस फंड में ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सबसे कम एक्सपोजर आपका लार्ज कैप फंड में है, क्योंकि आप अभी 500 रुपये की राशि कर रहे हैं इस पूरी अमाउंट के अंदर। तो अगर आप चाहें बैलेंस फंड को कम करके आप थोड़ा लार्ज कैप में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो भी लंबा समय है। उसके लिए आपने प्लानिंग करनी है अपने घर के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो उसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सपोजर इक्विटी में, अपने इक्विटी में तो है ही आपका एक्सपोजर, थोड़ा सा लार्ज कैप बायस पोर्टफोलियो कर सकते हैं बैलेंस फंड के जरिए, जो भी आपका ऑलरेडी है पोर्टफोलियो। इसको अचीव करने के लिए आपकी जो टारगेटेड सेविंग है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा है मुझको ये जो राशि चाहिए, ये 50 लाख का आपका जो गोल है, उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करना है। अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मानकर चलें 7% के हिसाब से, तो जो आप राशि देख रहे हैं आने वाले समय में वो है 1,38,00,000 रुपए की लगभग। तो उसको अचीव करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से सेव करें। और इसको अगर हम मानकर चले 15% के हिसाब से, तभी आप इस राशि को अचीव कर पाएंगे। और साथ में आपको इस सेविंग की दर को भी
5% के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि सालाना आप कोशिश करिए, जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है आप अपनी सेविंग को भी बढ़ाएं। अगर आप 20,000 रुपये सेव करते हैं तो अगले साल उसके ऊपर 5% ऐड कर दीजिए, और इसी तरीके से आने वाले समय में भी, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। किसी साल में अगर आप ज़्यादा बढ़ा पाए तो ज़रूर करिएगा। ऑलराइट, तो ये राय आपको संतोष कुमार जी दे दी गई है। आप कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, आप उसके जरिए अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ बेंगलुरु से विभूति तालुकदार जी। विभूति जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं विभूति बोल रहा था। जी बोलिए, आपका सवाल पूछिए सर। हाँ जी, मैंने आपको मेल किया था जी, और उसमें मैं 3 म्यूचुअल फंड्स में मतलब इन्वेस्टेड हूँ। मैंने 2 साल पहले 2015 से शुरू किया था। ओके। तो फिलहाल मैं उसमें मतलब एवरी मंथ SIP तो नहीं की है, लेकिन एवरी मंथ मैं उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। मैंने मतलब मेरे के 3 में इन्वेस्ट किया था, एक इमर्जिंग ब्लू चिप में, हाँ, आपका इंडिया अपॉर्चुनिटी में, और एक आपका टैक्स सेवर में। ओके, तो मिराई के ही आपने 3 फंड्स में निवेश किया हुआ है। हाँ, और आपने और मैंने एक और में किया है आपका L&T का स्मॉल कैप शेयर। ओके। मैंने इस महीने से ही शुरू किया है मतलब। जी, और आपने कुछ टर्म प्लान के बारे में भी डिटेल्स दी हैं। बेसिकली आप रिटायरमेंट के लिए भी अच्छा कॉर्पस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये जो LIC एंडोमेंट प्लान आपने शुरू किया, ये कब से आपने शुरू किया था? ये असल में मैंने शुरू नहीं किया था, ऑन माय बिहाफ मेरे फादर ने शुरू किया था 2011 में। 2011 में आप बने हुए हैं। ओके। हाँ, तो आप ये जानना चाह रहे हैं इससे एग्जिट कर लें या नहीं? हाँ, क्योंकि उसमें मैं 9,000 अराउंड उसमें ईयरली इन्वेस्ट करता हूँ, हाफ ईयरली हिसाब से। ओके, चलिए। 9,000 जाता है ईयरली में। हाँ। तो उसकी जगह मैं अगर टर्म प्लान में डाल देता तो मेरा अच्छा खासा उसमें कॉर्पस बन जाता। तो ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सूर्य सर क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? एक और सवाल है इनका, ID बेस्ड स्मॉल कैप फंड पर भी ये राय जानना चाह रहे हैं कि ये फंड कैसा है, निवेश करने लायक है या नहीं? देखिए विभूति जी, जो आपने फंड्स की सिलेक्शन करी है, आपके पास मेनली 2 ही फंड हाउसेज हैं, अच्छे फंड हाउसेज। एक आपने मिराई लिया हुआ है, एक ICICI लिया हुआ है। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे आपको कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करिएगा पोर्टफोलियो को। 1 या 2 फंड हाउसेस में ना रह के कोशिश करिए कि आपके पास 3 से 4 फंड हाउस का एक सिलेक्शन हो, ताकि पोर्टफोलियो एक अच्छा डाइवर्सिफाई हो पाए आपका। फंड सारे ही अच्छे हैं आपके। आपने एक मिड कैप फंड लिया है मिराई का, उसी का टैक्स सेवर है, साथ ही में उसका लार्ज कैप फंड है। तीनों अच्छे फंड्स हैं। ICICI में आपके पास एक मल्टी कैप, एक आपके पास वैल्यू स्ट्रैटेजी फंड है उसका, और साथ में आपने एक सेक्टोरल फंड लिया है उसका। हम जनरली यही रिकमेंड करते हैं कि निवेशक को कि आप सेक्टोरल फंड में कॉल ना लें। बेहतर यही है कि आप ये चयन फंड मैनेजर के पास छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके पास एक सक्षमता है फंड को पिक करने की, स्टॉक्स को पिक करने की, चूज करने के लिए, और जहां पर भी उसको लगता है कि वो एक बेटर सिलेक्शन कर पाएगा ताकि आपके पोर्टफोलियो को एक बेहतर रिटर्न दे पाए। आपको लगता है कि आप अगर अच्छा मैनेज कर सकते हैं या आपको कॉन्फिडेंस है तो ज़रूर उसमें होल्डिंग मेंटेन रखिएगा, पर थोड़ा सा आपको फिर एक निबल फुटेड रहना पड़ेगा उस फंड के अंदर कि जब समय मिलेगा तो आपको उससे प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। जहाँ तक नए फंड की बात करिए आपने, प्रयास यही करिएगा कि आप उन फंड्स का चयन करिए जहाँ पर कुछ एक परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल हो। ऐसे आपने खुद ही बोला है इस फंड के अंदर, जैसे IDBI की बात करी कि अभी नया फंड है, एक साल ही हुआ है इस फंड को, तो काफ़ी छोटा समय है इसके ऊपर कुछ टिप्पणी देने का, कमेंट करने का कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इस फंड का, क्योंकि इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो ऑलरेडी जब आपके पास ऑप्शन है एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज की जो फंड्स लिस्टेड हैं उनमें जाने का, तो बेहतर यही है कि आप उसके अंदर जाएं। इंश्योरेंस आपने ली हुई है लाइफ इंश्योरेंस, जहां तक बात आपकी एंडोमेंट प्लान की है, तो आपको उसके अंदर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या ये बेहतर रहेगा आपको अपना 9,000 रुपये की सालाना जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं रोक कर कुछ और लेने के लिए, क्योंकि आपको सरेंडर वैल्यू निकालनी पड़ेगी उस फंड की अगर आप उस फंड के अंदर, उस पॉलिसी के अंदर प्रीमियम देना कम करते हैं। और जो आपको उस पॉलिसी में नुकसान होगा, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे आप जिस फंड के अंदर आप उस निवेश करेंगे? तो ये थोड़ा सा गणित करना पड़ेगा आपको डिसाइड करने के लिए कि क्या मैं उसके अंदर प्रीमियम रोकूं या कंटिन्यू रखूं। साथ ही में क्योंकि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, आप कोशिश करिएगा कि 6 से 8 गुना आपकी एनुअल इनकम की आपकी लाइफ इंश्योरेंस कवर होनी चाहिए। आपने जब मेंशन नहीं किया है,
पर साथ ही में कोशिश करिए कि आपके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, उसके अलावा भी ये ज़रूरी है कि आपके पास खुद की एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। बिल्कुल। और आज एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े थे कुछ देर पहले, जो कि ये जानना चाहते कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है या लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है। तो दोनों के जो यूज़ हैं, दोनों के जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हैं, तो दोनों ही रखना चाहिए वैसे तो। और एंडोमेंट प्लान के लिए भी आपको राय दे दी गई है कि सरेंडर वैल्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, कुछ राय आपको दी गई है विभूति जी। अगले दर्शक का भी सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अगले दर्शक मनोज। नमस्कार मनोज जी। हेलो मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? यस, गुड। सवाल आया है आपका हमारे जी। यस, मैंने आपका ईमेल भेजा, उसमें मैंने गोल्स भी मेंशन किए अपने, और मैंने 5 फंड सिलेक्ट किए थे बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम्स जो भी देखता था मैं। और उसके लिए मुझे ये पता करना था कि जो मैंने 5 फंड सिलेक्ट किए अगर वो सही है तो उसमें कितना परसेंटेज में एलोकेट कर सकता हूँ, किस कैटेगरी में। सो दो फंड में है वो मल्टी कैप में, 2 मिड कैप एंड 1 लार्ज कैप। So, ये 5 फंड है जी। ये आपने खुद चूज किया है और अभी पहली बार आप निवेश कर रहे हैं? थोड़ा बहुत मैं किया था, फिर ऐसे 1000 रुपए 2000 के आसपास, बट अभी मैं थोड़ा अमाउंट डालना चाहता हूँ, थोड़ा मतलब 50,000 के आसपास जी, क्योंकि आपने गोल्स भी काफी सारे बताए हुए हैं और उसको ध्यान में रखकर ही अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और काफी डिफाइंड गोल्स हैं आपके, उस पर राय दिलवा देते हैं आपको। सुया जी, जो फंड्स इन्होंने बताए हैं उसमें निवेश करके क्या इतने सारे जो गोल्स हैं कि वो अचीव कर सकेंगे? देखिए, अच्छे फंड्स का सिलेक्शन किया है आपने। जैसे आप ही ने बताया कि 5 फंड्स हैं आपके, जिसमें आपके पास 2 मल्टी कैप हैं, 2 मिड कैप है, 1 लार्ज कैप है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो आपने जानना चाहा है कि मेरा कितना परसेंटेज एलोकेशन हो इस कैटेगरी के अंदर, लार्ज, मल्टी और मिड में, तो अगर हम एवरेज की बात करें आपकी उम्र के हिसाब से, तो आप लार्ज कैप में 30% ले सकते हैं, मल्टी कैप में आप 40% ले सकते हैं और 30% आप मिड कैप के अंदर ले सकते हैं। जैसे आपका कॉन्फिडेंस और कंफर्ट बढ़ता है, क्योंकि लंबे समय के गोल्स हैं आपके, तो आप चाहें थोड़ा मिड कैप में बढ़ा सकते हैं एक्सपोजर, पर शुरुआत करिएगा अभी 30% के, क्योंकि जो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है उसके अंदर भी थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर रहता है, तो जो ओवरऑल मिड कैप एक्सपोजर है आपका वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जहाँ तक आपने बात और करी है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इमरजेंसी फंड के लिए, उसके अंदर भी आप अपनी होल्डिंग कर सकते हैं। कोई भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड आप पोर्टफोलियो में अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बिरला सेविंग्स फंड है, अच्छा फंड है, उसको आप ले सकते हैं। आपने साथ में बात करी कि जो आपके गोल्स हैं, गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे, पर कोशिश करिएगा, जैसे हम हर बार बोलते हैं, कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी सेविंग को भी उसी दर से या उससे कुछ ज़्यादा बढ़ाइएगा। अगर आपकी 7 से 8% की अगर इन्फ्लेशन है तो कोशिश करिए उतनी दर को तो मैं बीट करूं जो मेरा पोटेंशियल है सेविंग करने का अगले साल का, ताकि उसको मैं एक मैच कर पाऊं और जो मेरे टारगेटेड सेविंग्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसको भी अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं कुछ और गोल क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने जो सेविंग के दर है बढ़ाएं, गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे जो भी आपकी माध्यम है सेविंग करने का। ऑलराइट, तो ये राय आपको दे दी गई है। अगले दर्शक का सवाल भी ले लेते हैं फटाफट से। प्रतापगढ़ से हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हैं। नमस्कार संतोष जी। मैम नमस्ते। मैम जी नमस्ते, आपका सवाल हमें आया है संतोष, आप बता सकते हैं कुल कितनी एसआईपी, कितनी की एसआईपी कर रहे हैं आप? मैम 2-2000 की 8 एसआईपी मेरे पास है। 2-2000 की 8 एसआईपी आपके पास है। फंड्स आपने काफी ज्यादा ले लिए हैं। जी मैम, पहले बार लिए जानकारी नहीं थी मैम। अच्छा अच्छा, कुछ सजेस्ट कीजिए कि हम कौन सा एसआईपी बंद करें मैम, कौन सा चलाएं? बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी नहीं थी आपको, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस शो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को यही बताते हैं कि एसआईपी ऑलरेडी उसका जो बेसिक नेचर है वो डाइवर्सिफिकेशन का ही है, तो ज़्यादा फंड्स रखने की आप ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 4-5 फंड काफ़ी होते हैं। आपके पोर्टफोलियो पर आपको राय दिलवा देते हैं। सूर्य सर क्या सजेस्ट करेंगे? गोल इन्होंने बताया है 10-15 और आने वाले 25 सालों के लिए 8 फंड्स। जी अभी 16,000 रुपए की इनकी एसआईपी जा रही है। 8 फंड का सिलेक्शन किया हुआ है। फंड्स अच्छे हैं, बट जिसमें इन 8 फंड में से इनके पास 4 मिड कैप फंड्स हैं। तो मिड कैप फंड्स की जो आपने 4 फंड्स पिक किए हैं, इसको आप कम करके 2 पे ले आइएगा, तो जो ओवरऑल फंड का स्ट्रक्चर है, आपका नंबर ऑफ फंड्स है, वो आपके 8 से फिर 6 रह जाएंगे, जो कि एक अच्छा नंबर है और आप भी उसको अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे, पर कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके जो गोल्स मेंशन किए हैं इसमें लगता है कि इसमें इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं दिया है आपने। लंबे समय के गोल्स हैं, आपने ये राशि निकाली है कि अगर आपको एक खर्चा आज करना हो तो कितनी
कितना खर्चा आएगा आपके ऊपर। पर अगर आप 10 से 20 साल बाद ये एक्सपेंडिचर करेंगे, ऐसे आपने मेंशन किया है, इसके अंदर आपकी डॉटर की एजुकेशन है, उसकी पढ़ाई है और शादी है, साथ में आपकी अपनी रिटायरमेंट भी है, तो आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी राशि, जैसे हमने पहले भी कहा, अभी आपको राशि बढ़ानी पड़ेगी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ताकि इस रिक्वायरमेंट को, इस फाइनेंशियल नीड्स को आप थोड़ा सा इन्फ्लेशन इंसुलेटेड बना पाए। एटलीस्ट कोशिश करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। तो संतोष जी, ये कुछ राय आपको दे दी गई है और इस शो के माध्यम से हम बाकी दर्शकों को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादा फंड्स ना रखें और धीरे धीरे अपना जो इन्फ्लेशन है उसको भी ध्यान में रखकर आपको अपने गोल डिसाइड करने चाहिए। इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, वीएन सुवर्णा जी। सुवर्णा जी नमस्कार। मैडम हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी हाँ ठीक है, आप कैसे हैं मैडम? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ जी। ओके ओके, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने मेल में भेजा था जी आपको, तो उसमें लिखा था कि मैंने एक दिसंबर में, अभी दिसंबर में हाँ मैंने वो फंड पे निवेश किया था, ये इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी कुछ दिन से देख रहा हूँ कि मार्केट बराबर नहीं है, तो उसका क्या डाइवर्ट एक करूँ क्या मैं? इसका कोई दूसरा ऑप्शन बता देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। 2017 में आपने चालू किया था, ज्यादा समय तो नहीं हुआ है वैसे आपको, और क्योंकि मार्केट भी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है, तो आपके जैसे काफी सारे निवेशक हैं इस वक्त जो डरे हुए हैं, स्पेशली जो नए निवेशक हैं जिन्होंने हाल ही में मार्केट ज्वाइन किया। सूर्या जी क्या सजेस्ट करेंगे, इनका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? हाँ देखिए सुवर्णा जी, आपने भी जो फंड्स पिक किए हुए हैं, आपके पास 6 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर 5 बैलेंस फंड्स हैं और 1 मल्टी कैप फंड है आपका। फंड्स अच्छे हैं पर कुछ ज़्यादा ही बैलेंस फंड का पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया हुआ है अपने इस मिश्रण के अंदर, तो कम करिएगा इसको और इतने बैलेंस फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप इक्विटी में नहीं करना चाहते निवेश, थोड़ा डेट भी कर सकते हैं, या इक्विटी में अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं एक लिमिटेड रिस्क के साथ, तो आप लार्ज कैप के अंदर जाइएगा, तो बैलेंस फंड हो जाएंगे, लार्ज कैप फंड हो जाएंगे आपकी, एक आपने मल्टी कैप रखा ही हुआ है। पर आपने एक साथ में ये भी एक टिप्पणी दी है कि इन बैलेंस फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। जैसे पूजा ने भी बोला कि अभी काफ़ी नए फंड्स हैं आपके, इनमें से आपने जो डेट मेंशन करी है 2 से 3 फंड की डेट तो आपकी दिसंबर 17 की ही है, तो इनको मात्र अभी 4 महीने हुए हैं और पिछले 2 महीने से मार्केट में काफ़ी जो रुझाव है, काफ़ी नीचे डाउन ट्रेंड का है मार्केट का, तो इसलिए काफ़ी कम समय है ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। फंड सारे ही अच्छे हैं, पर जो आपके कुछ फंड्स हैं जो कि पुराने फंड्स हैं, 2016 का भी बाई है आपका 2-3 फंड्स का, तो उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी आ रही है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो आप कंपैरिजन देखते हैं, जो परफॉर्मेंस का ट्रैकर मेंटेन करते हैं आप, या कहीं भी या वेबसाइट पे या पेपर में चेक करते हैं, तो आप उसी कैटेगरी को कंपेयर करिएगा। ये नहीं कि आप बैलेंस फंड को आप इक्विटी के मापदंड से कंपेयर करें, तो वो गलत हो जाएगा। और बैलेंस फंड के अंदर भी कहने को बैलेंस फंड्स है, कुछ बैलेंस फंड एग्रेसिव होते हैं, कुछ कंजर्वेटिव होते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसका इक्विटी का जो मिश्रण है डेट के साथ, क्योंकि बैलेंस फंड के अंदर कम से कम 65% इक्विटी रखना होता है, पर ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। तो कोई फंड 70 पे रखता है, कुछ फंड 80 पे भी चले जाते हैं, तो वो भी एक बार आप अगर आप नोट करें तो कुछ एक आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है और आपको समझ भी ज़्यादा आएगा कि मुझे कौन से बैलेंस फंड रखने हैं। क्या मुझे कहने को तो बैलेंस फंड है, पर क्या वो प्योर इक्विटी फंड की तरफ तो नहीं जा रहा, तो उससे बेहतर तो यह है कि मैं एक लार्ज कैप फंड ले लूंगा जिसमें कम रिस्क है इन कंपैरिजन टू अ बैलेंस फंड ऑल्सो। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को एक नियंत्रण में लाइएगा, थोड़े बैलेंस फंड कम करिए। अच्छा पोर्टफोलियो है बट बैलेंस लार्ज कैप और मल्टी कैप एक अच्छी स्ट्रैटेजी दे पाएगा। और सबसे जरूरी बात, इसको लंबे समय के लिए होल्ड करिएगा। छोटे समय में रिटर्न आना लक फैक्टर ज्यादा होती है और परफॉर्मेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय में इक्विटी की जो पर्कुलेशन पीरियड है 3 से 4 साल कम से कम है, यहां भी 6 से 9 महीने भी नहीं हुए हैं, तो कोशिश करिए लंबे समय में अच्छी रिटर्न देकर जाएगा आपको। ऑलराइट, और दोबारा से वापस से इस जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करिएगा। अगले दर्शक हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हैं रायगढ़ से। अभिषेक नमस्कार, हाय, हाउ आर यू? हाँ फाइन मैडम, अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हो?
मैं ठीक हूँ और आपका मेल हमें मिला, काफी अच्छी बात है। काफी यंग एज से आप SIP शुरू करने का मन बना रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आप लेना चाह रहे हैं या अभी है आपके पास? हाँ, मैंने मैडम 3 साल से एक RD किया हुआ है, 2,000 रुपए पर मंथ का। हाँ। और वही मेरी सेविंग, और एक LIC की हुई है। LIC की हुई है 3 साल से है। हाँ। ओके। और अभी मैम इंटरेस्टेड हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, पर उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। कैसा करने से अच्छा होगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो कुछ मालूम नहीं है मैडम। आपका शो हम रेगुलरली देखता हूँ मैं, इसीलिए आपको मेल किया था मैम। जी, अगर आप रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे तो हम तरीका बताते रहते हैं दर्शकों को, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। खैर, अभी हम आपको राय दिलवा देते हैं। सूर्य, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम पिछले कुछ समय से नोटिस कर रहे हैं, लोगों के गोल में रिटायरमेंट और एजुकेशन तो होता ही है, वर्ल्ड ट्रिप, ट्रैवल प्लान्स भी इंक्लूड हो जाते हैं उनके गोल में। बिल्कुल इंस्पिरेशनल है पूजा ये। तो आप भी कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं क्या? और ये कुछ नया ट्रेंड है जो अब इस वक्त देखने को मैं तो कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल इंस्पिरेशनल है पूजा। हमको सीखना चाहिए कि अभी 24 साल के अभिषेक और बिल्कुल क्लियर प्लानिंग करके आ रहे हैं कि मुझे अपने लिए घर खरीदना है, मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है और साथ में मुझे एक वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है। तो अभिषेक, अभी आपके पास जो आपने निवेश किया हुआ है, अभी आपने एक बैंक में RD करवाई हुई है, जैसे आपने अभी बताया, आपके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। अब आपको कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा। एक आप मान के चलिए, आपको एक कंटिजेंसी कॉर्पस क्रिएट करिएगा अपने लिए, एक इमरजेंसी के लिए, और साथ में बाकी जो आपके सारे गोल्स आपने मेंशन किए हैं वो सारे लंबे समय के गोल्स हैं आपके। तो आप इक्विटी में एक्सपोजर भी ले सकते हैं, आपकी जो एज है वो भी आपको अलाउ करती है ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर लेने के लिए। तो SIP के जरिए आप निवेश करिएगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर आप हर महीने एक फिक्स्ड राशि डाल सकते हैं अपने निर्धारित फंड के अंदर, जो कि एक फिक्स डेट के ऊपर फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। लंबे समय के लिए करेंगे तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी मिलेगी। और पूजा, इस समय के अंदर यही समय है जब आपको ट्रू बेनिफिट मिलता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। जब मार्केट भी कुछ गिर चुकी है तो अच्छा समय है आपको ये शुरू करने के लिए। कोशिश करिएगा कि आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो। अभी लाइफ इंश्योरेंस की आपको इतनी भी ज़रूरत नहीं है अभिषेक, क्योंकि आपके पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए अभी टर्म इंश्योरेंस मत लीजिएगा। आने वाले समय में जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी या आपके ऊपर कोई लोन्स लाइबिलिटीज़ हैं, तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए। बट मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है। साथ ही में जो RD एक तरह से कंटीजेंसी बेनिफिट आपका एक कॉर्पस क्रिएट कर देगा, और SIP जो इक्विटी में करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। ठीक है, तो अभिषेक जी, ये राय आपके लिए। फटाफट से एक और कॉलर ले लेते हैं। दिल्ली से ही हमारे साथ एक और दर्शक हैं, रोहित भाटिया जी। रोहित, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार, क्या सवाल है आपका सर? मैडम, मेरी एज 33 है। मेरी मंथली सैलरी 75,000 है। ओके, ठीक है। मेरे कुछ 4 म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, जो है कोटक सेलेक्ट फोकस, जिसमें 4,000 की सिर्फ जाती है। ICICI डिस्कवरी में 4,000 की जाती है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमर स्मॉल और कंपनी में 4,000 की जाती है। रिलायंस टॉप 200 में 1,000 रुपए की जाती है। और आदित्य बिरला फ्रंटलाइन में मेरी 2,000 की जाती है। ओके, और 10,000 और निवेश करने की योजना है आपकी? हाँ जी, मैंने को 20 साल का मेरा ये जो है, मेरे को अपने रिटायरमेंट के लिए और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए। ओके, चलिए आपको राय दिलवा जी। PPF में मेरा जो है वो 50,000 रुपए ईयरली जाता है। मेडिकल मैंने ले रखा है 10 लाख रुपए का। ओके, और आपको 1.5 करोड़ आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट और अगले 20 सालों में आपको इतने कॉपीज की जरूरत है। हाँ, और मेरे पास 10 लाख रुपए अभी भी और पड़ा है, जो म्यूचुअल फंड में लगा सकता हूँ। ओके, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सूर्य, क्या सजेस्ट करेंगे? रोहित, 5 फंड्स हैं आपके पास। 2 लार्ज कैप्स लिए हुए हैं आपने, एक मल्टी कैप है, एक मिड कैप है और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी है। क्योंकि लंबे समय का गोल है, अभी आप यंग हैं, तो आप लार्ज कैप को एक कम करके 2 की जगह 1 कर दीजिएगा और मल्टी कैप स्ट्रैटेजी में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी 10,000 रुपये की राशि है, आपने ELSS भी शुरू करना है। वही आप देखिएगा कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ELSS की। आप चाहें तो पूरी की पूरी जो आपकी राशि है ELSS में डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी के अंदर ही फिट होता है। इसके अंदर IDFC टैक्स एडवांटेज एक अच्छा फंड है, आप चाहें तो उसको पिक कर सकते हैं। IDFC है, L&T है, एक्सिस है, 3-4 फंड्स अच्छे हैं, पर एक ही फंड लीजिएगा। 5 से 6 फंड्स का आपका टोटल पोर्टफोलियो का मिश्रण हो जाएगा, जो कि एक अच्छा नंबर है पोर्टफोलियो को टारगेट करने का और ट्रैक करने का भी। गोल्स की बात करें, आपका जो गोल है 20 साल में अचीव करने के लिए,
आप उसको इसी अगर कंटिन्यू रखते हैं राशि को सेव करने के लिए, जो आप सेव कर रहे हैं 15,000 रुपये, जो 10,000 रुपये अतिरिक्त आप सेव कर सकते हैं 25,000 रुपये की, तो आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये राय रोहित जी आपको दे दी गई है, उम्मीद है आपको हेल्प मिली होगी। फिलहाल हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे इस शो में। सूर्या जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय आज हमें देने के लिए और जितने भी सवाल थे दर्शकों के उन्हें एड्रेस करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।